नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन में यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए स्वीडिश कंपनियों को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। भारत और स्वीडन के बीच अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार, उभरती तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पीएम मोदी को दिया गया स्वीडन का सर्वोच्च अवार्ड रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। प्रधानमंत्री मोदी का ये 31वां वैश्विक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा पर। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी नॉर्वे यात्रा। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। तीन दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के नए मॉडल की होगी शुरुआत। केरल में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण आज। यूडीएफ गठबंधन सरकार में 20 मंत्रियों में आईयूएमएल के 5 मंत्री भी होंगे शामिल। और मैक्सिको में 10 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस और जांच एजेंसियां हमलावरों को खोजने में जुटी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया। पीएम और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया। पीएम और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ साझा वक्तव्य में पीएम ने मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। पीएम ने लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानव केंद्रित विकास को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव बताया। कहा कि आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसे लोकतंत्रों के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। स्वीडन के पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार, उभरती तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। The decisive conclusion of the India-EU free trade agreement is largely due to the foresight, the determination and the personal leadership of Prime Minister Modi and President von der Leyen. Thank you both very, very much. यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत EU FTA से
आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। पीएम ने यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री सम्मेलन को भी संबोधित किया। यूरोप के प्रमुख इंडस्ट्री लीडरों को संबोधित करते हुए पीएम ने भारत में तेजी से हो रहे सुधारों की चर्चा की। पीएम ने मजबूत भारत यूरोप आर्थिक साझेदारी पर बल दिया। आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, सप्लाई चेन्स दबाव में है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। पीएम ने स्वीडन की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। स्वीडन में पीएम का अभिनंदन भी बेहद भव्य हुआ। गोथेनबर्ग में पीएम की एक झलक पाने के लिए भारी जनसमूह उमड़ आया। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने प्रतिष्ठित शाही सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। ये किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष या सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को मिला ये सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व और विश्व मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की एक और बड़ी पहचान माना जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 31 पहुंच गई है। देखते हैं भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर ये खास रिपोर्ट। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने थे। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदार की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजरायल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया के अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका के मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रही ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकार्यता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाली शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी और 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश पर विशेष जोर रहेगा। बीते कुछ वर्षों में भारत के नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2018 और 2022 के बाद अब तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। आखिर क्यों अहम है इन देशों के साथ भारत के संबंध, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। इस सूची में यूरोप में बसे नॉर्डिक देशों का नाम भी आता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं। पीएम मोदी के प्रयासों से 2018 में पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसके बाद अब अपनी यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 से 19 मई तक नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं, जहां वो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा है और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 वर्षों में नॉर्वे का पहला दौरा है। लगभग 2 करोड़ 70 लाख आबादी वाले 5 नॉर्डिक देश $1.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ यूरोप की करीब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। नॉर्डिक क्षेत्र के प्रति व्यक्ति जीडीपी पूरे यूरोपीय संघ के औसत से लगभग 2 गुना है। वहीं इन देशों की करीब 60 कंपनियां फोर्ब्स की दुनिया की 2000 सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल हैं। भारत के साथ भी नॉर्डिक देशों के संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं। 700 से अधिक नॉर्डिक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। वहीं करीब 150 भारतीय कंपनियां भी नॉर्डिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी रखती हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत का वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार $19 अरब तक पहुंच गया है, जिसमें दोनों निर्यात और आयात लगभग $9.5 अरब है। भारत और नॉर्डिक देश लगातार स्वच्छ ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट सिटी, शिपिंग, एआई, डिजिटलीकरण और स्थिरता से जुड़ी अन्य पहलों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 2018 में हुए पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के जरिए दोनों पक्षों के बीच संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। इस सम्मेलन में नवाचार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, समुद्री सहयोग और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। वहीं डेनमार्क के कोपेनहेगन में 2022 में हुई दूसरी भारत नॉर्डिक समिट में नवीकरणीय ऊर्जा, कोविड के बाद की रिकवरी, आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया गया। नॉर्डिक देश इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और संस्थागत पूंजी के साथ दुनिया में एक मजबूत स्थान रखते हैं, जबकि भारत एक बड़ा मार्केट और टैलेंट पूल प्रदान करता है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच जारी सहयोग की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई तक अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। गृह मंत्री यहां नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा और विकास की दोहरी रणनीति के लिहाज से इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए बस्तर से डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान एक तरफ रायपुर में पूरे प्रदेश के लिए डायल 112 सेवा के विस्तार की शुरुआत होगी, जहां 400 नए वाहनों को वे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, तो दूसरी ओर बस्तर के नेतानार में देश के लिए एक नए मॉडल की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पुलिस कैंप को जन सुविधा केंद्र में बदला गया है, जहाँ स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा, सीमावर्ती मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार इसे नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास आधारित मॉडल की बड़ी शुरुआत के तौर पर देख रही है। समुचित उपाय जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है, पूरा बस्तरवासी, पूरा छत्तीसगढ़वासी इससे अभिभूत है और अब जाकर यहाँ पर तेज गति से विकास के काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 40 वर्षों से, मैं 4 दशक से भी ज्यादा ये समस्या बस्तर में थी। लोगों की आवाजाही बंद थी, अंदर के क्षेत्रों में विकास पहुंच नहीं पा रहा था, सरकार की योजनाएं का पहुंचना असंभव हो रहा था। अब देखिए 2-3 महीने के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। बस्तर को पहले जहां पर हमारे अंदरूनी क्षेत्र में स्कूल और हॉस्पिटल में उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लगते थे, अब वो ताले खुल चुके हैं। उस ताले को खोलने का जो कार्य है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने किया और हमारे जवानों ने बड़ी तत्परता के साथ में किया। उन क्षेत्रों में जहां पर सड़कें नहीं बना करती थी, वहां सड़कें बन रही है। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद ये गृह मंत्री अमित शाह का पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। इस दौरान वे जगदलपुर भी जाएंगे, जहां ग्रामीणों से मुलाकात कर वे संवाद करेंगे। बस्तर क्षेत्र लंबे समय से सुरक्षा चुनौतियों और विकास की जरूरतों के बीच संतुलन की चर्चा का केंद्र रहा है। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वह नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। दूसरी तरफ बस्तर में आयोजित मध्य परिषद की 26वीं बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। नक्सल खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा पहला दफा होगा। अपने कैमरा सहयोगी नागेश नागरिया के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, बस्तर। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन आज केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। शपथ ग्रहण से पहले सतीशन ने कल 20 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। आज शपथ लेने वाले 20 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML को 5 पद आवंटित किए गए हैं। केरलम कांग्रेस जोसेफ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP, केरल कांग्रेस जैकब और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी CMP को एक पद मिला है। इससे पहले कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF ने 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर प्रचंड जीत दर्ज की थी। हालांकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध और गठबंधन के भीतर जारी भारी राजनीतिक खींचतान के कारण मुख्यमंत्री के चेहरे पर आम सहमति बनने में काफी वक्त लगा। वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही राज्य में UDF सरकार के नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। और पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्रुप A पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष, ग्रुप B के लिए 44 वर्ष और ग्रुप C व D पदों के लिए 45 वर्ष कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन पदों पर पहले से 41 वर्ष से अधिक आयु सीमा लागू है, वहां पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। साथ ही सरकारी संगठनों, वैधानिक निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों में भर्ती के लिए भी अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है। नई व्यवस्था 11 मई से लागू होगी।
और भारत अब एसआईपी निवेश के मामले में दुनिया का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बाजार बनकर उभरा है। डीएसपी नेत्रा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने न सिर्फ 30 साल की लंबी अवधि में सबसे ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिए हैं, बल्कि 5 साल जैसे छोटे समय में भी बाकी बड़े बाजारों को पीछे छोड़ दिया है। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके निवेश करने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। डीएसपी नेत्रा रिपोर्ट के मुताबिक म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करने वालों को भारत में दुनिया के सबसे बेहतर रिटर्न मिले हैं। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 30 सालों में भारत ने एसआईपी निवेशकों को औसतन करीब 12% रिटर्न दिया, जो दुनिया के बड़े बाजारों में सबसे ज्यादा है। यानी अगर किसी निवेशक ने नियमित तौर पर हर महीने निवेश जारी रखा तो भारत ने उसे बाकी देशों के मुकाबले बेहतर रिटर्न देकर सबसे आगे जगह बनाई। छोटी छोटी बचत, नियमित निवेश और लंबी अवधि का धैर्य, यही फॉर्मूला अब भारत को दुनिया के सबसे मजबूत एसआईपी बाजारों में सबसे ऊपर ले आया है। भारत में लॉन्ग टर्म एसआईपी रिटर्न 12% रहा है, औसत 5 साल एसआईपी रिटर्न 13% और लमसम रिटर्न 11% रहा है, जो रिपोर्ट में शामिल बाकी देशों से बहुत आगे है। वहीं ब्राजील में लॉन्ग टर्म एसआईपी रिटर्न 11%, 5 साल एसआईपी रिटर्न भी 11% और लमसम रिटर्न 13% रहा। इंडोनेशिया में लॉन्ग टर्म एसआईपी रिटर्न 10%, 5 साल एसआईपी रिटर्न 12% और लमसम रिटर्न 9% दर्ज किया गया। अमेरिका में लॉन्ग टर्म एसआईपी रिटर्न 9% रहा, जबकि 5 साल का एसआईपी रिटर्न 6% और लमसम 8% रहा। चीन, मैक्सिको, जापान, कोरिया, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों में रिटर्न सबसे कमजोर रहा। रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ बेहतर रिटर्न नहीं बल्कि एसआईपी निवेश का अनुशासित तरीका है। डीएसपी रिपोर्ट के मुताबिक एसआईपी कोई जादू नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित और अनुशासित निवेश प्रक्रिया है। यानी निवेशक हर महीने तय रकम लगाता रहता है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। इससे बाजार का सही समय पकड़ने का दबाव कम होता है और गलत समय पर निवेश करने का जोखिम भी घटता है। रिपोर्ट साफ बताती है कि एसआईपी का मकसद कम समय में बड़ा मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे संपत्ति बनाना है। और यही वजह है कि आज एसआईपी आम निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्पों में शामिल है। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, बढ़ती निवेश जागरूकता और नियमित निवेश की आदत, इन सब ने भारत को एसआईपी निवेश के मामले में दुनिया के टॉप बाजारों में ला खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मैक्सिको के प्यूबला राज्य में हुए एक सशस्त्र हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 नाबालिग शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य और संघीय सुरक्षा बलों ने अपराधियों का पता लगाने के लिए संयुक्त जांच और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस घटना के बाद मैक्सिको की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है, खासकर ऐसे समय में जब देश में फुटबॉल विश्व कप के कई मुकाबले आयोजित होने हैं। रूस की राजधानी मॉस्को और बेलगोरोड क्षेत्र पर यूक्रेन ने 1 साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1000 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन्स को देश के अलग अलग हिस्सों में मार गिराया गया है। मॉस्को के मेयर ने पुष्टि की है कि शहर की ओर आ रहे 81 ड्रोन्स को नष्ट किया गया, जबकि एक तेल रिफाइनरी के पास ड्रोन का मलबा गिरने से 12 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस बड़ी कार्रवाई को कीव पर हुए रूसी हमलों का माकूल जवाब बताया है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने सीमा से 500 किलोमीटर दूर जाकर रूसी सैन्य ठिकानों पर सटीक और असरदार हमले किए हैं। इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर आम नागरिकों को निशाना बनाने और बड़े पैमाने पर आतंकी हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी वेलिशेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में रजत पदक अपने नाम किया। श्रेयांशी को फाइनल में चीन की एक क्वाई युआन के खिलाफ 14-21, 6-21 से शिकस्त मिली। और टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन जीतकर करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा कर लिया है। इसके साथ ही सिनर सबसे कम उम्र में सभी 9 मास्टर्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर के अलावा सिर्फ नोवाक जोकोविच ही ये उपलब्धि हासिल कर सके हैं। सिनर ने इटालियन ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कास्पर रूड को 6-4, 6-4 से मात दी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिनर ने अब लगातार रिकॉर्ड 6 मास्टर्स खिताब जीत लिए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।